नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं, क्या वाकई में बिहार को लेकर भी बीजेपी अब यूपी मॉडल पर उतर रहा है? यादव से उनका मोह भंग हो गया है, जो अमित शाह सीधे तौर पर अब बात करने लगे हैं यादव मुसलमान को लेकर। जो चीजें उन्होंने कल कही है, तो क्या ये माना जाए कि अब बिहार में एक नई तरीके की राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं शाह? में क्या किया? यादव यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया। अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी नेत्र इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण करने का काम किया है। मुजफ्फरपुर, सासाराम, बिहार शरीफ, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, इसके सहित समग्र बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया है। इसको रोका न गया तो सीमांत क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। उपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, अशोक यादव और रामकृपाल यादव जैसे यादव नेताओं पर जो भरोसा उन्होंने किया, वो भरोसा उनसे टूटता हुआ दिख रहा है। और उन्हें भी लग रहा है कि यूपी मॉडल ही एक ऐसा मॉडल है जिसके सहारे हम बिहार को साध सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यूपी मॉडल में योगी आपका चेहरा है, बिहार में सम्राट आपका चेहरा हो सकता है क्या? बड़ा सवाल है, क्योंकि सम्राट के विश्वसनीयता को लेकर कई तरह के प्रश्न समाज में उठते रहे हैं। वो न आपके पार्टी के प्रति कभी ज्वाइन रहा है, न आपके पार्टी से कभी कोई जुड़ाव रहा है। हर पार्टी से घूमते हुए आपके पार्टी में है और जनता से भी वो उस तरीके से कनेक्ट नहीं है। तो क्या आप यूपी मॉडल का तो इस्तेमाल आप कर रहे हैं, लेकिन यूपी मॉडल में जो जोगी का एक कद है, जोगी के नेता का जो प्रभाव रहा है, जोगी का जो अपना प्रभाव रहा है, क्या वो प्रभाव सम्राट चौधरी के सहारे सध पाएगा क्या? देखिए, हमारे साथ बड़ी बहस में ऋषि मिश्रा है, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। वो बिहार में कल उनकी सभा का क्या मायने रहा और किस तरीके की राजनीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, तमाम चीजों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। ऋषि जी, आपका सवाल है कि अमित शाह चुनावी मौसम में मतलब समझ जाए कि पूरा महासंग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है राजस्थान और मध्य प्रदेश में वापसी को लेकर। छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति है। तीनों ऐसे राज्य हैं जहां पहले बीजेपी का शासन रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव को छोड़कर, चुनावी सभा को छोड़कर शाह बिहार आते हैं और फिर भी बिहार में मुजफ्फरपुर में, आप भी मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, जिन इलाकों में उनका कार्यक्रम निर्धारित था वो इलाका कहीं न कहीं सवर्ण डोमिनेंट वाला इलाका था, फिर भी वो उत्साह देखने को नहीं मिला। इसकी क्या, क्योंकि लगातार उनकी सभा की अगर बात करें तो वो शुरुआती दौर में कमोबेश उन्हीं स्थलों का चयन हुआ, जैसे लखीसराय में नवादा का इलाका हो या मुंगेर का इलाका हो या फिर पूर्णिया का इलाका हो, झंझारपुर अति पिछड़ों के इलाकों में वो आने की कोशिश उन्होंने की, आरा का इलाका हो, सासाराम का इलाका हो। ये सारे ऐसे इलाके हैं जो सवर्ण डोमिनेटेड इलाके रहे। लेकिन धीरे धीरे उनको लेकर आकर्षण कम होता जा रहा है। कल मुजफ्फरपुर में तो ये स्थिति हुई कि उनका भाषण शुरू हुआ और लोग निकलना शुरू कर दिए। क्या इसकी वजह आपको लगता है? देखिए, एक तो आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया संतोष जी कि 5 राज्यों में चुनाव है और पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, चाणक्य हैं, वो मुजफ्फरपुर में है। ये समझ से परे है। और जहां तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात है, वहां तो मतलब नेट टू नेट फाइट है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो नेट टू नेट फाइट है। उसके बावजूद और मध्य प्रदेश में जो चुनावी कमान है वो अमित शाह के हाथों में है। भूपेंद्र यादव वहां लगे हुए हैं और अमित शाह, ये तीनों राज्य, खासकर हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं, वो अमित शाह के हाथ में। और अमित शाह को वहां होना चाहिए, ना कि मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में अमित शाह की मौजूदगी ये सवाल राष्ट्रीय मीडिया में खड़ा कर रही है कि क्या बीजेपी चुनाव से पहले ही हार मान गई है। इन खासकर जो 3 हिंदी बेल्ट में जो चुनाव हो रहे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, आपने बिल्कुल सही कहा। ये पताही हवाई अड्डा पे, हालांकि पताही हवाई अड्डा जो है
बहुत दिन से लोगों का मांग है कि इसको कम से कम यहाँ से जो फ्लाइट है कम से कम चालू किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे सांसद साहब इतने अति सक्रिय हैं कि वह जो अलॉट था, मतलब क्या कहते हैं, मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा, वो चला गया दरभंगा। मुजफ्फरपुर को एमसी मिला था, वो कहीं और चला गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला था, वो मोतिहारी चला गया। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं मुजफ्फरपुर के, काफी अति सक्रिय हैं। और कल एक नारा भी लगा है कि यदि पता ही हमें हवाई अड्डा नहीं बनेगा तो अगले बार हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। यदि तो इस प्रकार के नारे लगे हैं। और आपकी बात सही है कि पता ही जो है फॉरवर्ड बेल्ट है। और जो थोड़ा मोड़ा जो भीड़ आपने देखा होगा, वो अजित कुमार जो कांटी से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे, जो फिलहाल बीजेपी में शामिल हुए हैं, और वैशाली से संभावित प्रत्याशी है, काफी वो मेहनत कर रहे हैं अपने एरिया में। उनके कारण ही ये आपको थोड़ा मोड़ा जो भीड़ दिखा, उनके कारण ही दिखा। उन्हीं की समर्थक थे, उन्हीं के लाए गए भीड़ थे। अमित शाह जो पार्टी के नंबर 2 हैं, और उनका रैली होता है, और मुजफ्फरपुर भाजपा और बिहार भाजपा, प्रदेश भाजपा कई महीनों से तैयारी कर रही थी। उसके बावजूद भी अच्छे संख्या में लोगों का नहीं आना ये सवाल उठाता है कि क्या। और एक बात संतोष जी आपके संज्ञान में होगा कि विगत 50 दिनों में ये उनकी दूसरी रैली है। और देखिए अमित शाह की टारगेट देखिए, उन्होंने सीधे जो उनका जो टेस्टेड फॉर्मूला है कमंडल का, उसका उन्होंने उपयोग किया। जातीय जनगणना को उन्होंने डिकोड करते हुए कहा कि देखिए ये नीतीश कुमार और लालू यादव जी मिलके उन्होंने जातीय जनगणना में यादव और मुसलमानों की संख्या जो एक्चुअल संख्या है उससे अधिक दिखाया है, और पिछड़े अति पिछड़ों की संख्या को कहीं ना कहीं कम करके दिखाया है। तो अमित शाह का मतलब कहने का ये था कि अति पिछड़ा और पिछड़ा को वो टारगेट कर रहे हैं। और उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी ये चैलेंज किया कि हमारे यहाँ तो पिछड़े वर्ग के जो आने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, क्या इंडिया गठबंधन पिछड़े वर्ग से आने वाले किसी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे? एक तरफ मोदी अमित शाह कहते हैं कि हिंदू को आपने डिवाइड कर दिया, दूसरी तरफ आप खुद कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अति पिछड़ा समाज से हैं। नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में कहा है कि मैं ओबीसी वर्ग से हूं, इसलिए कांग्रेस टारगेट कर रही है, गाली दे रही है। तो भाई आप पहले एक बार डिसाइड तो कर लीजिए, आप हिंदू हैं या अति पिछड़ा है या पिछड़ा है। एक तरफ आप विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि हिंदू को डिवाइड कर रहे हैं, तो उस पर भी मेरा सवाल है कि आप हिंदू को वोट बैंक समझ रहे हैं क्या? आप हिंदुओं को वोट बैंक समझ रहे हैं? जिस प्रकार से आप कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हैं कि मुसलमान जो है इनका वोट बैंक है, तो मेरा एक पत्रकार होने के नाते एक सवाल है कि जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हिंदू को ये डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हिंदू इनका वोट बैंक है? तो पूरे लबोलवाब यदि कल के रैली का देखें तो एक बात तो बिल्कुल सही है संतोष जी, आपने महत्वपूर्ण सवाल किया कि जो भीड़ दिखनी चाहिए वो नहीं दिखी। दूसरा, इनका जो टारगेट था पिछड़ा अति पिछड़ा को अपने प्रति गुलबंद करना। ये जानते हैं कि यादव मुसलमान जो इंडिया अलायंस के साथ हैं, मजबूती के साथ हैं, टूटने वाले नहीं है। और आप हमसे बेहतर बिहार को समझते हैं कि नित्यानंद राय जो खुद यादव समाज से आते हैं, उनको वहां उनके यदि जो रिलेटिव हो, उनके शुभचिंतक हो, इष्ट मित्र हो, उनके अलावा यादव समाज ने कभी उनको वोट नहीं किया। तो ये बीजेपी जानती है, इसलिए बीजेपी अति पिछड़ा पे वर्क कर रही है, ताकि बीजेपी के पक्ष में एक जो बड़ा सा चंक बनाने का अमित शाह सोच रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं रूप दिया जाए। जी अच्छा ऋषि जी, आप अगर बिहार बीजेपी के स्थिति को अगर आप देखिए तो जगदम्बी यादव से लेके नंदकिशोर यादव से लेके नित्यानंद राय तक, मतलब यादव की एक लंबी सीरीज रहा है बीजेपी के अंदर कि यादव को वो कैसे हम करीब लाए। जब से नरेंद्र मोदी सरकार बने, अमित शाह पावर में आए, तो भूपेंद्र यादव को बिहार का प्रभारी बनाकर रामकृपाल को लाए, नित्यानंद राय को मंत्री बनाए, पिछले में रामकृपाल को मंत्री बनाकर रखा था। तो ये यादव को पूरी कोशिश की इन्होंने, लेकिन कल के बयान के बाद तो इन्होंने, हमें लगता है कि जो यादव की जो राजनीति बीजेपी करती रही है, तो उस राजनीति को उन्होंने फुल स्टॉप कर दिया है। देखिए आज के भी प्रिंट मीडिया में छपा है और कल के भी प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया में भी खबर है कि बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि माइनस यादव को लेकर, जैसे यूपी में भी ये करते हैं, माइनस यादव ओबीसी को ही टारगेट करते हैं, इसी तरह बिहार में माइनस यादव ओबीसी और ईबीसी को टारगेट करके ये परिकल्पना कर रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है, मैं कल एक वीडियो देख रहा था
कई कुशवाहा समाज से लोगों से एक पत्रकार ने पूछा क्या आप सम्राट चौधरी को जानते हैं, तो उन्होंने कहा जानते हैं, लेकिन किस पार्टी से हैं ये? बोले कि किस पार्टी में है वो नहीं जानते हैं। तो सम्राट चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कुशवाहा समाज के लोग ही उनको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े वो पिछड़े समाज के नेता हैं या कुशवाहा समाज के नेता है, कितने अपने पार्टी को वोट दिला पाएंगे। या अन्य पिछड़ा जो आपने मदन कोई शानी समथिंग शानी हम नाम भूल रहे हैं, जो विधान परिषद में उनको विपक्ष का नेता बनाया, बीजेपी ने बनाया है जी, हरीश सैनी जो दरभंगा या दरभंगा साइड से आते हैं, तो उनको अपने समाज में कितना इम्पैक्ट है। और मैं हरीश सैनी में बिहार के बारे में खासकर सक्रिय रहता हूँ, लेकिन मैंने हरीश सैनी का नाम इससे पहले सुना भी नहीं था। तो ये वर्कआउट तो कर रहे हैं, लेकिन वर्कआउट में जिनको जिम्मेवारी दे रहे हैं, क्या उनका अपना समाज में इम्पैक्ट है, क्या वह इम्पैक्ट वोटों में कन्वर्ट होगा? तो ये वर्कआउट तो कर रहे हैं। अमित शाह बिल्कुल सही है कि कल उन्होंने कहा कि ठीक, देखिए आप जातीय जनगणना में देखिए पिछड़े की संख्या जो होनी चाहिए वह दिखाया नहीं गया है, यादवों की संख्या बढ़ा के दिखाया गया है, और हिंदू मुसलमान करने का भी उन्होंने प्रयास किया। मंडल क्या कहते हैं, जो इनका जो अपना टेस्टेड फॉर्मूला है। लेकिन ये बिहार है, अब 2015 में आपने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया, नतीजे क्या हुए। और ये अमित शाह जानते हैं कि बिहार को यदि हम क्रैक नहीं कर पाए, महाराष्ट्र को क्रैक नहीं कर पाए, बंगाल को क्रैक नहीं कर पाए, तो जो एक थ्योरी चल रही है कि बीजेपी 250 के आसपास सिमट जाएगी, 200 से 250 के बीच में, तो ये संभव हो सकता है। और यही परेशानी है इनके नंबर 1 और नंबर 2 के नेता के बारे में। तो आप समझ जाइए ना, सबसे बड़ा डिबेट का मैं लाइन ये मान रहा हूं संतोष जी कि 5 राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश जो बीजेपी का प्रयोगशाला है, संघ का सबसे मजबूत एरिया है, वहां जिनके जिम्मे चुनाव है वो वहां छोड़ के, ना मुजफ्फरपुर में अभी विधानसभा चुनाव है, ना लोकसभा चुनाव है। ये अमित शाह क्या कर रहे हैं? विगत 50 दिनों में इनकी ये दूसरी रैली है। तो ये एक पहला खबर तो ये आपके डिबेट से ये आ रहा है संतोष जी के चैनल के माध्यम से कि क्या भाजपा के चाणक्य जो है, हिंदी पट्टी खासकर 3 राज्यों में जो चुनाव हो रही है, ये मान के चल रहे हैं कि वहां इनको कहीं ना कहीं विपक्ष शिकस्त दे रही है, इसलिए ये बिहार में हाथ पैर मार रहे हैं। और बिहार तो मैं समझता हूं इनके लिए सबसे कठिन पिच होगा। जिस प्रकार से आरजेडी जेडीयू और ये लेफ्ट का जो गठबंधन है और सही से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो इनके लिए तो मुझे लगता है डबल डिजिट पार करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बशर्ते लालू, नीतीश और कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, किनको दिया जाता है, सामाजिक समीकरण को किस प्रकार से साधा जाता है। हालांकि बीच में 1-2 ऐसे बयान भी आए हैं नीतीश कुमार को कांग्रेस को लेकर, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने नीतीश कुमार से डायरेक्ट बात भी किया है। तो ये बीच में थोड़ा रिफ्ट आता रहता है। चुनाव में भी नीतीश कुमार चाह रहे थे मध्य प्रदेश में, उसी तरह अखिलेश यादव भी चाह रहे थे, तो वो बात नहीं बनी। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल 2024 में ये इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहेगा और बीजेपी के लिए चैलेंज होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हिंदी जो बेल्ट में चुनाव हो रहे हैं उसमें यदि तीनों राज्यों में बीजेपी हार जाती है, तो चाणक्य और चाणक्य के जो बॉस हैं उनके लिए 2024 का चुनाव और कठिन हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन सवालों के बारे में हम समझना चाहते थे कि भाई देखिए, आप यादव पर दाव लगाए इतने दिनों तक, अब आप बिहार में भी जो है यूपी का फॉर्मूला लेके आप आए, एक कम्युनलिज्म भी और यादव एंटी यादव इमेज, मतलब गैर यादव ओबीसी। देखिए उत्तर 2 सेकंड लूंगा आपका सर, कि उत्तर प्रदेश में भी देखिए क्या करते हैं ये जाटव, दलित में जाटव ये जानते हैं कि मायावती का कोर वोट बैंक है, वो टूटेंगे नहीं। और आज भी जो 15-16% बसपा को वोट मिल रहा है उसमें जाटव का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। उसी तरह यादव में, ओबीसी में गैर यादव ओबीसी कुशवाहा है, कोयरी है, पटेल है, या क्या कहते हैं मल्लाह है, केवट है। तो ऐसे लोगों को बीजेपी ने जोड़ा है और ये अमित शाह ने ये प्रयोग करके बीजेपी को फर्श से अर्श पे उत्तर प्रदेश में पहुंचाया है। आपको याद होगा 2009 में बीजेपी मुझे लगता है 4थे नंबर की पार्टी थी यदि लोकसभा के हिसाब से देखा जाए। तो ये उनको लग रहा है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव दलित उत्तर प्रदेश में, उसी तरह बिहार में गैर यादव ओबीसी, इसमें कुशवाहा है, कोयरी है, कुर्मी है, केवट है, क्या कहते हैं मतलब पछोड़ना कास्ट जिसको कहते हैं वो भी है, प्लस इनका जो टेस्टेड फॉर्मूला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
और जो हिंदू मुस्लिम का जो डिवीजन है उसको लेकर कहीं ना कहीं। अब देखिए राहुल, एक बात थोड़ा और समय लेंगे आपका, राहुल गांधी अभी गए हैं वहाँ, क्या कहते हैं, उत्तराखंड, भगवान महादेव का दर्शन करने। अब भी ये कहे, ये लोग कल ये लोग अब बना रहे हैं कि देखिए ये चुनावी समय में जा रहे हैं। हमने कल एक सवाल किया चैनल पे था, मैंने कहा कि देखिए अब राहुल गांधी मोदी जी वाले हिंदू हैं या ब्राह्मण जनोधारी हिंदू हैं। मोदी जी वाले हिंदू में ये होता है कि जब पूजा दर्शन करने जाते हैं तो सैकड़ों कैमरा के बीच में जाते हैं। अब राहुल गांधी जी सैकड़ों कैमरा के बीच में जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए ये कहीं ना कहीं हमेशा इसी पीच पे लाने चाहते हैं, हमेशा वे टेस्टेड जो उनका फॉर्मूला उस पे ही इनको चुनाव को केंद्रित करना चाहते हैं। आवाज आ रही है संतोष जी? हाँ आ रही आवाज आ रही है। फोटो फ्रीज हो गया तो ये हाँ, तो ओवरऑल आप देख लीजिए ना, गिरिराज सिंह का बयान देख लीजिए दुर्गा पूजा के समय में बेगूसराय में जो घटना हुई, और उसके बाद अमित शाह उनके जो बॉस का बयान देख लीजिए। तो ओवरऑल ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि बिहार में भी वह अपने कमंडल प्लस जो गैर यादव पिछड़ी की राजनीति है उसको कहीं ना कहीं फ्यूजन करके एक फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। ये आप देखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि फ्यूचर में ये फॉर्मूला बिहार में कम से कम कितना कारगर होता है। जी।